नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आशुतोष उनियाल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, नए वर्ष की शुरुआत में ही उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजक के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है। राज्य में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेल प्रदेश को एक नई पहचान देने के साथ ही युवाओं को खेल के प्रति उत्साह से भरेगी। राज्य में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेल किस प्रकार उत्तराखंड के लिए है खास और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए शासन प्रशासन स्तर पर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं, इस पर आकाशवाणी देहरादून के विशेष कार्यक्रम में आप हमारी सहयोगी रेणु प्रीति की उत्तराखंड ओलंपिक महासंघ के महासचिव एवं 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के आयोजन सचिव डीके सिंह के साथ सुनेंगे विशेष वार्तालाप। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राज्य में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा रहे हैं। तो कितनी तैयारियां हैं और इस बार किन खेलों को शामिल किया गया है और क्या कुछ उत्तराखंड खास करने वाला है, इन सभी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन सचिव डॉक्टर डीके सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ास बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले तो क्योंकि साल 2025 में उत्तराखंड राज्य जो है खेलों को लेकर धमाल मचाने वाला है, तो कितनी उपलब्धि जो हमें राज्य को मिली है, कितना खास इसे आप मानते हैं? इस 38वें राष्ट्रीय खेल जो 28 जनवरी से 14 फरवरी को जो आयोजित होने जा रहा है और इतने भव्य तरीके से होने जा रहा है कि मेरा ये मानना है कि ये देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है। अब ये खेल भूमि के नाम से भी ये जाना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, ये वीर भूमि है, सैन्य भूमि है और अब खेल भूमि के नाम से भी ये जाना जाएगा। तो कितनी तैयारियां इस वक्त उत्तराखंड में चल रही हैं? देखिए, तैयारियों को जहाँ तक मामला है कि अभी भारतीय ओलंपिक संघ, उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड ओलंपिक संघ 2015 में भारतीय ओलंपिक संघ और तीनों के बीच में एक होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 2015 में ये गेम उत्तराखंड को अलॉट हो गया। 2015 के बाद हमें चूँकि गोवा जो 37वां जो राष्ट्रीय खेल जिसको कराना था, तो 38वां राष्ट्रीय खेल हमको कराना था। पिछले साल गोवा ने करा दिया, लेकिन हम 2015 से हम तैयारियां लगातार करते रहे और आज नतीजा इतना ऐसा है, इतना बेहतरीन है कि हमारे पास परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सभी खेलों के आज की तारीख में मौजूद हैं। थोड़े बहुत जो काम बचे हैं, हम बिल्कुल अंतिम पायदान पे हैं और मेरा ये मानना है 20 जनवरी तक हम सब कुछ जो है पूरी रेडी कर देंगे, सारे वेन्यूज रेडी कर देंगे। और जहाँ तक भारतीय ओलंपिक संघ का सवाल है, तो इस बार हमें 36 गेम यहाँ पे अलॉट हुए हैं, जिसमें कि 34 खेल हमारे मेडल वाले हैं और दो गेम हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में है, प्रदर्शनी में जिसको कहा जाता है। जी बिल्कुल, एक शानदार उपलब्धि इस बार उत्तराखंड को मिली है, क्योंकि एक तो उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है, दूसरा उसको राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करने का अवसर मिला है और तीसरा विंटर्स गेम भी साथ साथ में आयोजित करने वाला राज्य पहला बना है उत्तराखंड। तो इसे लेकर क्या कहेंगे, इसमें कितनी तैयारियाँ चल रही हैं? ये देवभूमि उत्तराखंड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हम पहले ऐसे प्रदेश बनने जा रहे हैं इस देश में कि जो राष्ट्रीय खेलों में विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक हम दोनों कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश को ये सूट करता है। आपको भी पता है कि ओली एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप भी आयोजित हो चुकी है, नेशनल चैंपियनशिप भी आयोजित हो चुकी है। और मैं तो भारतीय ओलंपिक संघ को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विंटर गेम भी हमारी इस ओली के डेस्टिनेशन को देखते हुए उन्होंने अलॉट किया हुआ है। और हमारे पास ऑलरेडी एक विंटर रिंग भी बना हुआ है यहाँ पे, जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में है, तो उसको भी तैयार किया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और पूरे देश में हम ऐसे राज्य होंगे जो दोनों एक साथ कराने जा रहे हैं। तो इस राज्य के कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जिसमें पिड्डू है, अन्य खेल हैं जो शामिल हैं। तो क्या उन खेलों को भी इस बार शामिल किया गया है या कोई नए खेल जो इस बार उत्तराखंड राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेल में शामिल किए हों? देखिए, हर राज्य को ये अधिकार होता है कि जब भी राष्ट्रीय खेल जिस राज्य को अलॉट होता है, तो अपने राज्य के कुछ खेल को वो प्रपोज कर सकते हैं। अंतिम निर्णय भारतीय ओलंपिक संघ का होता है। तो मैं तो भारतीय ओलंपिक संघ को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राफ्टिंग, चूँकि हमारे पूरे प्रदेश को कनेक्ट करता है, हमारे यहाँ पहाड़ है, पानी है, सब कुछ है और राफ्टिंग बहुत फेमस है। मतलब पूरे विश्व से लोग राफ्टिंग करने के लिए हमारे प्रदेश में आते हैं। तो राफ्टिंग गेम को जो शामिल कर लिया गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक आपने पिट्ठू की बात की, तो ये कई गेम और भी हम लोगों के प्रपोज किए हुए थे, लेकिन अभी चूंकि 36 गेम जो है फाइनल रूप से जो है भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा दे दिया गया है, जिसमें 34 खेल तो मेडल में होंगे
और 34 के अलावा 2 खेल ऐसे होंगे जो हमारे प्रदर्शनी मैच में होंगे, और वो 2 खेल जो कलियर पट्टू है और ये राफ्टिंग है। तो कलियर पट्टू को हम जो है खटीमा के चक्रपुर में करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी होने जा रही है कि अगर हम इस प्रदेश की राजधानी देहरादून में मैच करा रहे हैं, खेल करा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो पहाड़ पे भी लेके जा रहे हैं। अगर पहाड़ पे लेके जा रहे हैं तो मैदान में भी लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वही मेरा आपसे सवाल भी था, क्योंकि इस वक्त जब 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में हो रहे हैं तो ये पहाड़ी प्रदेश है जहाँ पे कुछ हिस्सा तराई और भाबर का भी आता है। तो किस तरह मतलब चयन किया गया है राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने के लिए कि विभिन्न स्थानों पर ये खेल होंगे, तो कौन कौन से वो स्थान हैं? देखिए, मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा जो आदरणीय राजीव मेहता जी तब तत्कालीन जो है वो महासचिव भारतीय ओलंपिक संघ के हुआ करते, जब 2015 में उन्होंने अलॉट किया। और चूंकि इस प्रदेश के थे, बड़े बड़े प्रदेश, अभी तक उनको राष्ट्रीय खेल कराने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है। मैं इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी विशेष धन्यवाद दूंगा, सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इस चैलेंज को स्वीकार करके और इतने कम समय में परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये राष्ट्रीय खेल आयोजित करने जा रहे हैं। और इवन यहाँ तक कि अगर वाटर स्पोर्ट्स की बात करिए तो हम टिहरी में कराने जा रहे हैं जी। ये मुख्यमंत्री जी का एक विजन था कि हम खेल को पहाड़ों पे भी लेके जाएं, पूरे प्रदेश को कनेक्ट करें। हम अगर गढ़वाल में लेके जा रहे हैं तो कुमायूं में भी लेके जाएं। तो आप देखिए कि हम बॉक्सिंग को वहाँ करा रहे हैं पिथौरागढ़ में, जो सबसे सुदूरवर्ती जनपद हमारा कुमायूं का है। हम टनकपुर में आपका राफ्टिंग कराने जा रहे हैं। दूसरा हमारा जो है आपका हरिद्वार का है, जहाँ पे हम कबड्डी भी करा रहे हैं, रेसलिंग भी करा रहे हैं, हॉकी करा रहे हैं। वंदना कटारिया जैसी प्रतिभाएं हमारे प्रदेश में रही हैं, तो हॉकी को वहीं की रहने वाली हैं, तो वहाँ दे दिया गया। मतलब बड़ी प्लानिंग से सारी चीज़ें। आप रुद्रपुर की बात करिए तो रुद्रपुर में जो है आपका वॉलीबॉल, हैंडबॉल और जो साइकिलिंग वेलोड्रम और ट्रैक साइकिलिंग, वो दोनों वहाँ पे हो रहा है। तीसरा एक शॉर्ट गन जो शूटिंग का एक हिस्सा होता है, वो भी रुद्रपुर में आयोजित हो रहा है। हल्द्वानी में देखते हैं तो हम वुशु करा रहे हैं वहाँ पे, हम ताइक्वांडो करा रहे हैं वहाँ पे, मॉडर्न पेंटाथलॉन करा रहे हैं वहाँ पे, हम ट्रायथलॉन भी करा रहे हैं वहाँ पे। वर्ल्ड लेवल की हमारे यहाँ जो है स्विमिंग पूल बन चुका है, वहाँ पे डाइविंग पूल बन चुका है, सारी चीज़ें हैं। हम वहाँ पे खो खो करा रहे हैं, हम वहाँ फेंसिंग करा रहे हैं। उत्तराखंड तो योगा का जन्मदाता है, क्योंकि यहीं से योग निकलता है। तो योग को लेकर कुछ खास इस बार उत्तराखंड करने जा रहा है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, जब योग शामिल हुआ तो मेडल में नहीं था। योग और मलखम और राफ्टिंग और कलियर पट्टू, ये 4 खेल प्रदर्शनी मैच में थे। लेकिन चूंकि योग की जननी, जैसा आपने बताया, योग की जननी ही उत्तराखंड है, देवभूमि है। पूरे विश्व में, पूरे देश में योग तो यहीं से फैला ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसके लिए सरकार ने भी प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पेशल मीटिंग भी हुई इस संबंध में। और मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय ओलंपिक संघ को कि जिन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया और योग को मेडल में लेके आए। और योग चूंकि यहाँ पे तो हमारे यहाँ आपको पता है हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हर जगह फेमस है, लेकिन इसको पहाड़ से भी कनेक्ट करने के लिए हम अल्मोड़ा लेके गए हैं। जो खिलाड़ी इन खेलों में प्रतिभाग करना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है और किस आधार पर उनका चयन किया जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय खेल क्योंकि ना ये देश का ओलंपिक होता है। अगर आप ये देखिए कि पूरे विश्व को ले लीजिए कि बड़े खेल कौन से हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे जो है विश्व ओलंपिक खेल होता है। फिर उसके बाद से एशिया में एशियन गेम्स होते हैं, और हर देश के लिए उसका जो है राष्ट्रीय खेल। तो ये 3, और तीसरा जो देश का जो सबसे बड़ा ओलंपिक है, हम वो करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसके बहुत सारे गाइडलाइन भी होंगे, बहुत सारे इसके नियम कानून भी होंगे जो हमें भी फॉलो करने हैं यहाँ पे। तो इसका नियम है कि इस देश के जो टॉप 8 टीमें होती हैं, 8 टीमें विभिन्न खेलों के, वो हमारे यहाँ आएंगे। मतलब इस देश के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो अपने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व हमारे इस राष्ट्रीय खेल में करने जा रहे हैं। मतलब कोई लीग नहीं, कहीं कुछ नहीं, टॉप 8 टीमें। और वो टॉप 8 डिसाइड कैसे होता है? जितने भी हमारे फेडरेशंस हैं अलग अलग, सपोज करिए फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, शूटिंग फेडरेशन, इस तरह के जितने फेडरेशन राष्ट्रीय लेवल पे हैं, तो इनके नेशनल चैंपियनशिप आयोजित होते हैं। उस नेशनल चैंपियनशिप में, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, उसमें जो पूरे देश की जो टॉप 8 टीमें, क्वार्टर फाइनल से जो ऊपर की टीमें होती हैं, तो फिर वो यहाँ पे आएंगी। वहाँ से रिकमेंड होता है कि हमारी टॉप ये है, हमारी टॉप ये है। और जहाँ ऐसी फेडरेशन नहीं हो पाता है
या किसी कारणवश, तो भारतीय ओलंपिक संघ उसका एक तरीका देती है, उसका एक सिस्टम बना के गाइडलाइन जारी कर देती है। तो ये तो निश्चित है कि हमारे प्रदेश में बहुत ही स्टार खिलाड़ी, टॉप लेवल की टीमें यहाँ प्रतिभाग करेंगी, और जब टॉप टीमें आएंगी तो निश्चित रूप से स्पर्धा भी बहुत मजबूत होगी और रोमांचक मैचेज होंगे, देखने में मज़ा आएगा। जी बिल्कुल, सबके स्वागत के लिए देवभूमि तैयार है, और जो अलग अलग राज्य से खिलाड़ी आएंगे उनके लिए उत्तराखंड किस तरीके से रहने खाने पीने की, आवागमन की व्यवस्था कर रहा है, क्या कुछ सुविधाएं उन्हें दे रहा है? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ खाने की बात है, तो चूंकि देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है, तो जो हमारे लोकल व्यंजन हैं उत्तराखंड के, जो पारंपरिक डिश है, तो हम उसको भी जो है उनके मेन्यूज में शामिल करें। बाकी तो मेन्यूज होगा ही, लेकिन वो स्पेशल रूप से रखें, इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। खिलाड़ियों के आवागमन के लिए जनरली जो है बसेज वगैरह लगाई जाती है। ग्रीन गेम्स की तरफ हम जा रहे हैं। ये पूरा राष्ट्रीय खेल हम ग्रीन गेम्स के फॉर्मेट पे चल रहे हैं, तो बसेज लगाएंगे उनके लिए, और जितने भी हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स आते हैं जो खेल को कंडक्ट कराते हैं, तो उनके लिए एक निर्धारित मापदंड होता है। राष्ट्रीय खेलों को लेकर इस वक्त राज्य उत्तराखंड में मशाल यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या इसकी थीम है, ये जब गांव-गांव जा रही है तो किस तरह का संदेश दे रही है, इसके बारे में हमें आप जानकारी दीजिए। मशाल यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा जब कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, तो उस वक्त भी जो उत्तराखंड में वो मशाल आई थी। तो मशाल एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है, उसे हम लोगों ने तेजस्विनी नाम दिया है। तेजस्विनी। और पहले ये बता दूं आपको कि उसको डिजाइन क्यों किया गया, कैसे किया गया। तो उसको डिजाइन करने में भी कई मीटिंग हुई, और अंत में तय हुआ कि हमारा जो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, हमने टॉप लेवल पे उनको रखा हुआ है। माँ गंगा से हमारी जो है आइडेंटिटी है पूरे विश्व में, तो उनको उसमें रखा गया है। और बहती गंगा, पहाड़, ये सारी डिजाइन आप देखेंगे अगर उसको, जिस दिन अनवेल हुआ कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो सारी डिजाइन और ये ब्रह्म पुष्प का जो कमल है वो तो एक बेहतरीन डिजाइन बनके तैयार हुआ, और उसको नाम दिया गया तेजस्विनी। एक तेज लेते हुए, गंगा का तेज। और क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि अगर हम हर जनपद में, खेल तो कुछ जगह ही हो रहा है ना, बिल्कुल, लेकिन उद्देश्य क्या है कि इस प्रदेश का एक एक व्यक्ति, जनमानस, आम व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग जो है इससे कनेक्ट हों, इससे जुड़ें। अब यदि कोई व्यक्ति, उत्तराखंड के लोग इस राष्ट्रीय खेलों को देखने के लिए आना चाहते हैं, तो क्या प्रक्रिया है, कैसे वो वहाँ पे आएं, क्या कोई शुल्क इसके लिए निर्धारित किया गया है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है, और पहले आओ पहले पाओ, हर जगह सीट निर्धारित होगी। लेकिन चूंकि इस प्रदेश में देवभूमि में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि शुल्क रखना चाहिए, और राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है कि ऐसा कोई भी, मतलब हर किसी को फ्री। और दूसरा एक काम और, जो एक उपलब्धि मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में हम पहले ऐसे प्रदेश बन गए कि इसमें हम वॉलंटियर्स लेते हैं। बिल्कुल, जो जगह जगह वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, और जितने भी हमारे मेहमान आते हैं तो उनके लिए वो अपनी ड्यूटी करते हैं। और उत्साह इतना है कि 31,000 ये रिकॉर्ड, ये उत्तराखंड रिकॉर्ड बना रहा है पूरा हर चीज में। तो एक तरीके से रोजगार भी मुहैया हुआ है इन सभी वॉलंटियर्स। बिल्कुल होगा। और उसमें दो तरह के वॉलंटियर्स होंगे, एक तो जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होंगे, तो उनको मानदेय भी दिया जाएगा। एक जो शौकिया जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को अपना शौक पूरा करना है कि हमें तो जुड़ना ही जुड़ना है, तो ऐसे लोगों को भी हम जो है टी शर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें उनको देंगे, और इस खेल का पार्ट बनाएंगे। बिल्कुल, इस बार खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की भी काफ़ी चर्चा है, जिसमें मेडल्स काफ़ी खास हैं, क्या विशेषताएं हैं उनकी? देखिए, पहली बार ई वेस्ट से हम मेडल बनाने जा रहे हैं। ई वेस्ट से हम आपका ट्रॉफीज बनाने जा रहे हैं। आपका जो एक्रेडिटेशन कार्ड जो सभी खिलाड़ियों को जो दिया जाता है, जिससे उनकी पहचान होती है, जिसमें पूरा डिटेल होता है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसी तरह से, क्योंकि हमने आपको कहा ना कि ग्रीन गेम्स, हमने थीम यही रखा हुआ है, ग्रीन गेम्स। इवन यहाँ तक कि हम पानी पीने का जो बॉटल है उसको भी हम इसी तरह से प्लान कर रहे हैं कि बिल्कुल हम कोई प्लास्टिक, कहीं कोई चीज़ जो है यूज नहीं करेंगे, उसको भी बम्बू और तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं। मैं तो वास्तव में उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग चाहते थे उसमें सरकार का पूरा सहयोग है, और सरकार के मुखिया स्वयं इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा गेम होने जा रहा है। और एक खासियत और है, आपको बता दूं कि हम सोलर एनर्जी,
इसको भी यूज करने जा रहे हैं। अच्छा। तो जो कार्बन की समस्या है, तो एक संदेश देना है ना इन सब चीज़ों से। बिल्कुल। ये सब क्यों है? एक पूरे देश में, पूरे विश्व में एक संदेश जाए कि देवभूमि उत्तराखंड, जो देवों की भूमि है, पूरा विश्व यहाँ पे आता है, वो अपने राष्ट्रीय खेल में कुछ यूनिक चीज़ें भी कर रहा है। बिल्कुल। जब उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां शुरू हुई तो लोगों पर काफ़ी मंथन किया गया। हालांकि अब तो लोगो, जर्सी सब कुछ लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन जब मंथन हुआ था तब जाके लोगो तैयार हुआ था। तो लोगो की क्या खासियत है, जर्सी की क्या खासियत है इस बार? मोनाल राज्य पक्षी उत्तराखंड का, और बहुत कम देखने को मिला है क्योंकि पशुओं को ज़्यादा बनाया गया, पक्षियों पे कम फोकस रहा। इसके पहले जो भी गेम्स हुए ना, तो हमारा राज्य पक्षी मोनाल है, और मोनाल को कैसे डिजाइन किया जाए, किस रूप में लेके आया जाए, तो बहुत कई मीटिंगें हुई, बहुत मंथन हुआ, कई डिजाइन आए, कई मीटिंग में उसको जो है फेल भी हुआ, पास भी हुआ, बहुत सारे चैलेंजेज आए। तो लास्ट में जो है मौली के रूप में ये अपनी मोनाल निकल के आई, और पूरे देश से बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, सब लोग पसंद कर रहे हैं। और जहाँ तेजस्विनी हिट हो गई है वहीं मोनाल भी हिट हो गई है आज की तारीख में। और जहाँ तक टी शर्ट्स की बात है, ट्रैक सूट की बात है, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने प्रदेश से उसको कनेक्ट किया जाए, जो संस्कृति हमारी है। क्योंकि देवभूमि तो वास्तव में देखिए ना, पूरा विश्व जानता है कि देवों की नगरी है, देवों की भूमि है, कण कण में भगवान निवास करते हैं। तो हर चीज़ को हम उसी तरह से कनेक्ट करें कि हमारी संस्कृति, क्योंकि राष्ट्रीय खेल तो हो जाएगा, हम पर्यटन प्रदेश भी हैं। बिल्कुल। इस राष्ट्रीय खेल से पूरे विश्व को किस तरह से आकर्षित कर सकते हैं, किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि अभी तक हम सफल हैं, क्योंकि इसमें उत्तराखंड सरकार और खेल विभाग उत्तराखंड ओलंपिक संघ एक आपसी समन्वय बना के बड़ी ईमानदारी से हम सब लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। चैलेंजेज बहुत है। बिल्कुल ऐसा जी। जैसे कि आपने बताया कि पर्यटन प्रदेश है और अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी यहाँ आएंगे, इस राज्य में रहकर वो खेल खेलेंगे। और तो क्या कुछ सांस्कृतिक तौर पर भी इन राष्ट्रीय खेलों को तैयार किया जा रहा है? क्या स्थानीय कलाकारों को भी उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा खेल होता है ये। तो इसमें क्या होता है, इवेंट मैनेजमेंट को हायर करना पड़ता है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्लोजिंग में महामहिम राष्ट्रपति आएंगे। तो आपका कार्यक्रम भी बहुत भव्य होना चाहिए। और इससे ही अगर आपका उद्घाटन समारोह भव्य हो गया तो आप ये समझ जाइए कि आधी जीत आपने जो उद्घाटन में ही हासिल कर ली। आपका एक संदेश चला गया, और अपने प्रदेश का दम दिखाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ये। और उस पर भी वर्क चल रहा है कि उन कार्यक्रमों में उत्तराखंड की संस्कृति को शामिल किया जाए, उत्तराखंड के लोक कलाकारों को भी शामिल किया जाए। तो इस पे जो है लगातार मीटिंग चल रही है, और ये पूरा हम लोगों का फोकस इसी पे है। इवन यहाँ तक कि जो उत्तराखंड का दल होगा, जब ओपनिंग सेरेमनी होगी तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का दल भी मार्च पास्ट में भाग लेगा। बिल्कुल। इसके पहले उत्तराखंड का दल जो है हमेशा छोटा होता था, क्योंकि हम किसी खेल में टॉप 8 में होते थे, किसी में नहीं होते थे। इस बार क्या है खिलाड़ियों के लिए, मतलब उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि जिस स्टेट को होस्ट करने के लिए राष्ट्रीय खेल मिलता है, उनको वाइल्ड कार्ड मिल जाता है। जितने भी, अगर 36 खेल हैं, हम 36 खेलों में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिल्कुल इस उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए, कि जो सपना भी नहीं देख सकते थे, उनको राष्ट्रीय खेल अलॉट हो गया और उनको खेलने का मौका मिल रहा है, और इसके वो भाग बनेंगे। तो हम लोग इस पे भी वर्क कर रहे हैं कि जब मार्च पास्ट में हमारे खिलाड़ी जब भाग लें, तो उनका जो परिधान और जो पोशाक हो, जैसे पिछोड़ा होता है, बिल्कुल रंग वाले, अभी वर्क चल रहा है। तो पूरी उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी पहाड़ी टोपी हो, पिछोड़ा हो, ये जितनी चीजें हो सकती हैं, तो लगातार मीटिंगें चल रही हैं, और कोशिश करेंगे कि हर चीज में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक जरूर देखने को पूरे देश को, पूरे विश्व को मिले, ऐसा प्रयास होगा। बिल्कुल, यानी कि खेलों के रंग के साथ साथ संस्कृति के रंग भी इस इवेंट में हमें देखने को मिलेंगे। संस्कृति फैलाएंगे तभी तो हम सफल होंगे ना। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि हम पर्यटन प्रदेश हैं जी। हम पर्यटन हमारे राजस्व का एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है। बिल्कुल। हर प्रदेश के लिए होता है, हर प्रदेश की एक अलग अलग क्वालिटी होती है।
और एक ऐसा आयोजन करने जा रहा है, बहुत भव्य होगा और पूरा देश और पूरा विश्व बहुत जल्दी लोहा मानने बिल्कुल, वाला बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने जा रहा है। यहाँ पे आपको खेलों के साथ साथ संस्कृति के रंग भी देखने को मिलेंगे और देश दुनिया में ये इवेंट एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।